Audio Jungle. हाय गाइस, वेलकम टू क्लास। प्रीवियस क्लास में हमने बात की थी फोर्स क्या होता है और फोर्स कैसे किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज लाता है। एंड वी आल्सो हैव टॉक्ड अबाउट इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है, ठीक। और उसके अलावा हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिस्कस कर लिया था। अभी हम प्रोसीड करेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन की ओर। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में आपने देखा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो वो स्टेशनरी रहेगा, और अगर कोई और if it is moving with a uniform velocity, so it keeps on moving with uniform velocity unless and until हम उस पे कोई फोर्स ना लगाते हैं, ठीक है। if there would be some external force, any kind of force, हमारे पास बहुत सारे मेथड है फोर्स लगाने के। हम किसी भी फॉर्म में किसी भी तरीके से कैसा भी फोर्स लगा सकते हैं। तो जब तक हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स नहीं लगाएंगे वो तब तक मूव नहीं करेगा, है ना। तो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करने के लिए एक फोर्स नेसेसरी है, जो किसी भी रैंडम डायरेक्शन में हो सकता है इफ इट इज सिंगल, ठीक। अगर दो फोर्स एक्ट कर रहे होंगे तो हम कहेंगे कि वो जो फोर्सेस लग रहे हैं वो उनकी क्या होगी, कुछ ना कुछ रिजल्टेंट डायरेक्शन होगी। वो हम आगे फर्दर क्लासेस में देखेंगे, ठीक। तो अभी हम इतना ही जानेंगे क्योंकि हम लीनियर मोशन पढ़ रहे हैं तो लीनियर फोर्स भी पढ़ेंगे। तो तब तक हम किसी एक सिंगल डायरेक्शन में कोई फोर्स न लगा दें तब तक किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज नहीं आ सकता। ऐसा हमने अभी तक डिस्कस कर लिया था। नाउ अब पढ़ेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। वी हैव मोमेंटम फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मोमेंटम क्या होता है, जो मोमेंटम होता है वो होता है मास इनटू वेलोसिटी। मैथमेटिकली भी हम इसको ऐसे डिस्क्राइब करते हैं और हम इसकी डेफिनेशन भी ऐसे लिखते हैं। तो मोमेंटम इज डिफाइंड टू बी द मास m ऑफ एन ऑब्जेक्ट टाइम्स its velocity v. It is represented by letter p and measured in kilogram meter per second. तो हम इसको किलोग्राम मीटर पर सेकंड में मेजर करते हैं, ये हमने पढ़ा है। तो हम इसको मैथमेटिकली ऐसे ही लिखेंगे, है ना। लेकिन इसका इंटरप्रिटेशन बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है ना। तो आप जरा उस कंडीशन की बात सोचिए जब क्या है, हमारे पास एक ऐसी क्वांटिटी है जो मास और वेलोसिटी के मल्टीप्लीकेशन पे, या ऐसे कीजिए मास टाइम्स वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है। अब क्या होगा, तो अब देखो ये जो प्रोडक्ट है ना, ये अगर ऑब्जेक्ट का मास चेंज होगा तब भी इफेक्ट करेगा, है ना। अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होगी, चेंज मतलब बढ़ भी सकती है घट भी सकती है, ऐसी मास बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, दो ही केस है हमारे पास, ठीक। तो अब क्या होगा, अगर वेलोसिटी कम या ज्यादा होगी तो उसके अकॉर्डिंग, और मास कांस्टेंट रहेगा तो उसी के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, ये प्रोडक्ट भी चेंज होगा, है ना। या एक केस ऐसा भी बन सकता है कि हमारा कि मास एट द सेम टाइम डिक्रीज हो रहा हो और वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो। या फिर ऐसा हो सकता है कि मास एट द सेम टाइम इंक्रीज हो रहा हो और वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो। तो ये सारी चीजें, ये जो सारे केसेस हैं, ये सारे केसेस हमें क्या देंगे, हमें देंगे प्रोडक्ट ऑफ m इंटू वी। तो m इंटू वी क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ m n इंटू b। इसका मतलब ये नहीं है कि m कम हो गया तो प्रोडक्ट भी जो है कम हो गया। हो सकता है कि अगर v बढ़ गया होगा तो प्रोडक्ट सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल, सपोज वी हैव मास इक्वल्स टू 2 किलोग्राम एंड वेलोसिटी इज 3 मीटर पर सेकेंड, राइट। देन वी हैव द प्रोडक्ट एज 6। अगर हम इसको उल्टा कर दें, मान लो मास इज 3 किलोग्राम एंड वेलोसिटी इज 2 किलोग्राम, देन प्रोडक्ट इज रिमेन सेम। तो प्रोडक्ट तो सेम है ना, बट इफ वी टेक द इंडिविजुअल इफेक्ट ऑफ ईच तो हमें क्या मिलेगा, बहुत ज्यादा एक डिफरेंस देखने को मिलेगा, एक मजेदार चीजें देखने को मिलेंगी। तो ये सारी चीजें किसके रिगार्डिंग है, ये मोमेंटम के रिगार्डिंग है ये सारी चीजें। तो मोमेंटम को हम इस तरह से फील ले सकते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो ये जो न्यूटन सेकंड लॉ है, लेट अस स्टार्ट दिस लॉ फ्रॉम फर्स्ट लॉ बाय सेइंग दैट व्हाट हैपेंस व्हेन वी अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो हमने फर्स्ट लॉ में पढ़ा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। अगर वो स्टेशनरी है तो वो स्टेशनरी रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए, ठीक। तो अब यहीं से सेकंड लॉ स्टार्ट होता है फर्दर कि क्या होगा अगर हम उस पर कोई फोर्स लगा दें। मीन्स जो ऑब्जेक्ट फर्स्ट लॉ में स्टेशनरी था, अगर हम उस पर फोर्स लगा दें तो क्या होगा, या जो ऑब्जेक्ट फर्स्ट लॉ में कहा था यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट में था, अगर हम उस पर फोर्स लगा दें तो क्या होगा, ठीक। देन द आंसर इज
होगा ये कि बॉडी सफर अ चेंज इन इट्स वेलोसिटी। तो जो बॉडी है वो क्या करेगी, अपनी वेलोसिटी में एक चेंज को फील करेगी। ठीक, और ये जो चेंज इन वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, एसेलरेशन होता है। तो हम बोलेंगे कि दैट इज बॉडी एसेलरेट। तो जैसे ही किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगेगा, इधर इट इज मूविंग और इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, बॉडी क्या करेगी, एसेलरेट करेगी, या रिटार्ड भी कर सकती है, रिटार्डेशन भी हो सकता है, लेकिन वो है ना एक काइंड ऑफ एसेलरेशन। तो बॉडी एसेलरेट करेगी, राइट। दिस लॉ स्टेब्लिश, तो इस तरह से ये जो लॉ है ये एक एक्सटर्नल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड टू द बॉडी और चेंज इन इट्स वेलोसिटी के बीच में एक रिलेशनशिप स्टेब्लिश करता है। सेकंड, किस किस के बीच में, जो हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ऑन द बॉडी और जो बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। ठीक, उस दोनों आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ के थ्रू। ठीक, हिज सेकंड लॉ डिफाइंस अ फोर्स टू बी इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम। याद रखेंगे, चेंज इन मोमेंटम विद द चेंज इन टाइम, है ना। चेंज इन मोमेंटम से मेरा क्या मतलब है, इसको अंडरलाइन क्यों किया, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम से हमारा क्या मतलब है, चेंज इन मोमेंटम से हमारा मतलब है द प्रोडक्ट ऑफ m इंटू वी विल चेंज। हमें नहीं पता कि m बढ़ रहा है या घट रहा है, हमें नहीं पता वेलोसिटी घट रही है या बढ़ रही है, बट उनका जो प्रोडक्ट है वो चेंज हो रहा है। ठीक, समझ आया। सो इसीलिए हमने ये सब ऊपर बात की थी कि मास बढ़ेगा कि वेलोसिटी घटेगी। तो हम यहाँ पे सिर्फ क्या है, प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट ओरिएंटेड है। हमें नहीं पता कि मास बढ़ रहा होगा कि वेलोसिटी घट रही होगी, या मास घट रहा होगा तो वेलोसिटी बढ़ रही होगी, कुछ भी केसेस हो सकते हैं, लेकिन उनका जो चेंज इन मोमेंटम है वो होना चाहिए। तो चेंज इन मोमेंटम किसकी मेजर है, ये कह रहा है कि चेंज इन मोमेंटम फोर्स की मेजर है, राइट। तो ये किस तरह की कंडीशन होगी, सपोज वी हैव एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। तो हम कह सकते हैं कि अगर ऐसा होगा तो उसका मोमेंटम कितना होगा, प्लस इफ फ्रॉम 10 किलोमीटर पर आवर टू इट गोज फ्रॉम 5 किलोमीटर पर आवर, तो उसको 10 से 5 किलोमीटर तक लाने में हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक, तो इस तरह की कंडीशन जो है हम बता सकते हैं कि हम कितना फोर्स लगाएं कि वो 10 से जो है 5 किलोमीटर पर आवर पर आ जाए। तो ये सारी चीजें, इस तरह की जो कुछ कंडीशंस होती हैं वो हम मैथमेटिकली भी सेकंड लॉ ऑफ मोशन की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब देखो ये होता क्या है, सपोज वी हैव ये हैंड है हमारे पास, है ना, छोटा सा, एंड ऑल्सो वी हैव द टॉय कार। अब हम इस टॉय कार को क्या करेंगे, फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएंगे, इस डायरेक्शन में लगाएंगे, पहले की जैसा, है ना। लेट दिस टॉय कार इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। तो इनिशियली जो इसका मास था वो कैपिटल M था, जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी वो vi थी, और जो टाइम था, यहाँ से टाइम हमने स्टार्ट किया, दिस इज t1। क्योंकि कार का मास तो चेंज होने नहीं वाला, तो ये उस तरह का केस है जब मास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मास वेरी भी कर सकता है, जैसे रॉकेट वाला केस है ना। तो ज्यादातर क्या होगा, ये हम न्यूटन्स लॉ यूज कर रहे हैं वो कांस्टेंट मास के लिए ही एप्लीकेबल होता है। ठीक, वरना फिर हम बाद में क्या करेंगे, कांस्टेंट मास नहीं होगा तो मास के साथ सफर होगा, तो फिर वो हम बाद में देखेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अलग अलग मोमेंटम निकालना पड़ेगा, वो भी इसी में डिस्कस कर लेंगे। ठीक, तो इनिशियल मास इज m, initial velocity is vi, and the time was t1 at this point, at this starting point। ठीक, और जैसे ही हमने इसको पुश किया, पुश करने के बाद ये यहाँ किसी इस पे पहुंची, मान लो इस टाइम क्या था, हमारा जो मास था वो तो अनचेंज रहा, तो मास रिमेन सेम, बट द वेलोसिटी एट दिस पॉइंट वाज, ये रुकने के पहले की बात है ना, वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट वाज vf, एंड द टाइम यहाँ तक आने में कितना लगा, t2 लगा। तो अगर मैं देखूं यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, t2 माइनस t1 इज द नेट टाइम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में जितना भी लगा होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसकी इनिशियल स्टेट में इसका इनिशियल स्टेट में मोमेंटम देखूं, तो इसका जो इनिशियल मोमेंटम आएगा वो आएगा इट्स इनिशियल मास टाइम्स इट्स इनिशियल वेलोसिटी, नॉट फाइनल वेलोसिटी। ये बाय मिस्टेकन हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ करो vi, तो इनिशियल वेलोसिटी। ठीक, और इसकी जो फाइनल मोमेंटम होगा जस्ट रुकने के पहले का, तो जो उसका फाइनल मोमेंटम होगा वो इसका मास टाइम्स फाइनल वेलोसिटी। तो इफ वी वांट चेंज इन मोमेंटम, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम कर दो, तो हमारे पास क्या आएगा, फाइनल मोमेंटम हमने कितना कैलकुलेट किया था, इतना, और इनिशियल मोमेंटम हमारे पास कितना है, इतना।
और हमें चेंज इन टाइम देखना है कि टाइम में कितना चेंज आया। हमने T1 से स्टार्ट किया, T2 तक पहुंच गए, तो जितना नेट टाइम आया होगा वो इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करके हमें मिल जाएगा। ठीक, तो इफ वी टेक चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन इट इज गिवन बाय m इंटू v फाइनल, मतलब ये है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1 अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अभी जो हमने पढ़ा था, ये जो चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, ये क्या है, फोर्स होता है। तो हमने क्या मान रखा है, मास कांस्टेंट मान रखा है, देयरफॉर वी हैव टेकन मास आउट, और हमने यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, v F माइनस वी आई, और यहाँ से बचेगा T2 माइनस T1। तो यहाँ से आप देखेंगे तो वी एफ माइनस वी आई इज नथिंग बट द चेंज इन वेलोसिटी एंड T2 माइनस T1 is the change in time. So when the velocity is changing with respect to time, this is interpreted as acceleration, and we have mass times acceleration, which is the second law of the mathematical form of second law of motion, we can say. So this is mass time acceleration. तो आपको दिख रहा होगा, तो ये जो मास है, हम मास को भी यहाँ से एक बार समझ लेते हैं। ये जो मास है, मास इक्वल्स टू इज फोर्स डिवाइडेड बाय द एक्सेलरेशन। ठीक है, जितना भी फोर्स पर यूनिट एक्सेलरेशन होगा वो किसको बताएगा, उसके मास को बताएगा। ये भी एक बढ़िया चीज मिल गई हमें। तो फोर्स पर यूनिट एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग बॉडी इज डिफाइंड इट्स मास। अगर मान लो एक्सेलरेशन बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है, तो क्या होगा, जब एक्सेलरेशन बहुत ही ज्यादा हो रहा होगा तो उसके पीछे क्या होगा, लगातार बॉडी एक्सेलरेट कर रही है तो उसके पीछे क्या होगा, फोर्स भी लगातार बढ़ रहा होगा। तो जब ये दोनों बढ़ रहे होंगे तो हमें क्या मिलेगा, मास मिलेगा। अगर वी नो दैट द मास इज रिमेन्स कांस्टेंट, तो ये रेशियो क्या आएगा, हमेशा 1 ही आएगा। तो अब जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा क्या आएगा, आपके पास एक्सेलरेशन आएगा, और हेंस फोर्स और एक्सेलरेशन क्या होंगे, एक पर्टिकुलर रेशियो होंगे जो डिफाइन करेंगे फिर बाद में m को। आप वहां से m निकाल सकते हैं। ये न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा एफिशिएंट होगा। ठीक, वैसे समझने के लिए भी बहुत अच्छा है। फोर्स पर यूनिट एक्सेलरेशन इज मास। ठीक, so Newton's second law talk about change in momentum. So this is mass times velocity. So it is at this point we can't see this, we can't separate out how much the mass changed and how much the time changed. We only know how the product changed. तो ये हमने पहले ही बता दिया था कि जब हम भी बात करेंगे मोमेंटम चेंज की, तो हमें नहीं पता कि मास चेंज हो रहा होगा या वेलोसिटी चेंज हो रही होगी, या मास इंक्रीज हो रहा होगा वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होगी, या उसका उल्टा वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी मास डिक्रीज हो रहा होगा। तो कई तरह के केस बन सकते हैं, बट वी आर प्रोडक्ट ओरिएंटेड, तो हमें क्या देखना है, सिर्फ प्रोडक्ट ही देखना है। ठीक, तो प्रोडक्ट चेंज होना चाहिए बस। तो वो जो चेंज इन मोमेंटम है विद रिस्पेक्ट टू टाइम किसके बराबर होता है, वो होता है फोर्स के बराबर। समझ आया, यही है हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। नाउ वी हैव थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लो ए है, वो किसी ऑब्जेक्ट बी पर कोई फोर्स एक्सर्ट करता है, फोर्स लगाता है, तो फोर्स, तो जो ऑब्जेक्ट बी है वो भी उतना ही फोर्स ऑब्जेक्ट ए पर लगाए, है ना। फॉर एग्जांपल आप दोनों हाथों से क्लैप करके देखेंगे, तो आप राइट हैंड से लेफ्ट हैंड पे जितना फोर्स लगाएंगे उतना ही लेफ्ट हैंड से राइट हैंड पे भी फोर्स लगेगा। ठीक, तो इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन एक्सप्लेन द जनरेशन ऑफ लिफ्ट बाय द विंग ऑफ प्रोडक्शन बाय द विंग एंड द प्रोडक्शन ऑफ थ्रस्ट बाय अ जेट इंजन। तो इस सब की हेल्प से हम क्या बता सकते हैं कि हवाई जहाज कैसे ऊपर उड़ रहा होगा, है ना, और किसी जेट इंजन में जो थ्रस्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो कैसे हेल्प करता है जेट को ऊपर उड़ने में। तो ये सारे जो इतने डिफिकल्ट दिखने वाले फिनोमेना है वो हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन से बड़े आसानी से समझ सकते हैं। अब एक्चुअल में होगा क्या, सपोज वी हैव अ पर्सन स्टैंडिंग इन अ सी ओशन विद इट्स बोट। तो ये बोट में खड़ा है। अब देखो क्या होगा, एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे ही हम क्या करते हैं, हमने जंप मार दी इससे, तो जंप मारने पे क्या होता है, बोट पीछे की ओर भाग जाती है। तो पीछे की ओर बोट क्यों भागी होगी, जरा बताओ। बोट और ऑब्जेक्ट दोनों अभी स्टेशनरी है ना, तो बोट पीछे की ओर क्यों भागी होगी, क्योंकि बोट पे कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा, और वो फोर्स किधर लग रहा है, वो फोर्स हमेशा पीछे की ओर ही लग रहा है। तो देयरफॉर वी इजिली कैन से दैट दिस पर्सन, इस पर्सन ने कुछ ना कुछ इस पे फोर्स लगाया होगा पीछे की डायरेक्शन में, सो दैट ये पीछे भाग गई, राइट, इस तरह से।
ओके, तो ये पर्सन आगे भागा, राइट, हुआ क्या, इस पर्सन ने कूदने के लिए अपने पैरों से लगाया इस बोट पे फोर्स, तो बदले में क्या किया, बोट भी कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगी ऊपर को, तो बोट जब ऊपर को फोर्स लगाएगी तो ये क्या करेगा, ये कूद के नीचे आ जाएगा, क्योंकि इसने भी बोट पे फोर्स लगाया है, तो बोट क्या हो जाएगी, पीछे की ओर चली जाएगी। देखो सेम हुआ, ठीक, इसने कूदने के लिए बोट पे पीछे की ओर लगाया, तो बोट ने इस पे आगे की ओर लगा के इसे आगे कूदा दिया, और क्योंकि इसने भी बोट पे पीछे की ओर लगाया था, तो बोट खुद स्लाइड होके पीछे चली गई। सो दिस इज द विजुअलाइजेशन ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। सपोज यू हैव ए बॉल, आप क्या करेंगे, आपने बॉल को जो है ऊपर से फर्श पे गिरा दिया, तो अब वो क्या करेगी, बाउंस करेगी, तो उसका बाउंस करना भी अपने अपने आप को बताता है कि उस पर एक रिएक्शन फोर्स लग रहा है, जो कौन लगा रहा है, अगर आपने उसको ग्राउंड पे फेंक के मारा है तो ग्राउंड लगाएगा ऊपर की साइड को, अगर आपने उसको दीवार पे फेंक के मारा है तो दीवार अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी, अपोजिट टू इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, वो जिस डायरेक्शन में आ रही है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स वी कैन से, दीवार पे पड़ेगी, फोर्स की पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, पहले इनकमिंग फोर्स था, अब आउटगोइंग फोर्स हो जाएगा, एक तरह से इस तरह से समझ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतने पढ़ेंगे, आगे वाली वीडियो में मिलेंगे एक नए कंसेप्ट के साथ, तब तक टाटा बाय बाय, हैव ए नाइस डे यू ऑल।